अंजलि रेनू की इकलौती बहू है। रेनू जो कि बिल्कुल सीधी सादी और पुराने जमाने की औरत है, जिसे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और मोबाइल की दूर दूर तक कोई समझ नहीं है। रेनू और अंजलि का आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। ये देखकर सभी लोग उनसे जलते भी बहुत है। एक रोज रेनू अंजलि से कहती है, बहू, तुम दिन भर मोबाइल में क्या देखती रहती हो? विवेक भी फोन में घुसा रहता है। ऐसा क्या है इस फोन में? फोन के दो ही तो काम है, एक फोन लगाओ और दूसरा काटो। हंसते हुए अंजलि कहती है, मम्मी जी ऐसा नहीं है। एक बार आप भी फोन चलाने लगोगी ना तो आपको भी इसकी लत लग जाएगी। अरे ना बाबा ना, मुझे तो इन सब से दूर ही रखो। मैं तो आज से ही भली हूँ। नहीं मम्मी जी, आजकल के ज़माने में ये सब सीखना ज़रूरी है। मैं आपको सिखाऊंगी। अगले दिन अंजलि बाजार से नया मोबाइल फ़ोन खरीद कर लाती है और अपनी सास को देती है। मम्मी जी, ये आपके लिए। इसमें मैंने कुछ लोगों के नंबर सेव कर दी है, जिससे आप हमेशा बातें करती रहती हैं। अरे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है बहू, मैं तुम लोगों के फ़ोन से ही बातें कर लूँगी ना। क्या मम्मी जी? रुकिए, मैं अभी आपको सिखाती हूँ। अंजलि मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप और यूट्यूब चालू कर देती है और कहती है, ये देखिए मम्मी जी, ये व्हाट्सएप ऐप है। इसमें फ़ोन जैसा बना है ना, उसे दबाने से ये चालू हो जाता है। इस पे सबके फ़ोटो, स्टेटस सब आएगा। इसमें फ़ोटो भी आती है? मम्मी जी, जिन लोगों को आप इतने दूर से देख नहीं सकती ना, उन लोगों को आप वीडियो कॉल कर सकती हैं। और ये यूट्यूब पे आप अपनी मनपसंद पुरानी पिक्चर भी देख सकती हैं। अंजलि रेनू को फ़ोन देकर चली जाती है और अंजलि दिन भर मोबाइल को देखती रहती है। कभी कुछ तो कभी कुछ करती रहती है। ये मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज़ है, दूर बैठे अपनों से बात हो जाती है। और यूट्यूब पर तो मैं कितना कुछ देख सकती हूँ। अब दिन भर रेनू यूट्यूब चलाती रहती और माइक ऑन करके कहती, राजेश खन्ना के गाने। रेनू वॉइस सर्च ऑन करके उसमें बार बार बोलती है, लेकिन गाने नहीं आते। तब उसे गुस्सा आने लगता है। पता नहीं क्या हो गया मेरे फ़ोन को, लगता है मुझे खराब फ़ोन दिया है। बहू बहू, हाँ आई मम्मी जी। अंजलि रेनू के पास जाकर कहती है, क्या हुआ मम्मी जी? मुझे पुराना फ़ोन दे दिया, चलता ही नहीं है। अरे कुछ कुछ अपने आप आ जाता है, पर मैं कहती हूँ तो नहीं आता। अरे कितनी देर से मैं इसमें राजेश खन्ना के गाने बोल रही हूँ, लेकिन उसकी जगह देखो कुछ और ही आ रहा है। अंजलि हंसने लगती है, मम्मी जी आपका फ़ोन नया है, फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ये वॉइस सर्च वाला बटन दबाती है ना, तब इसमें लिसनिंग आएगा यहाँ पर, तब आपको बोलना है, उसके पहले नहीं बोलना। अच्छा रुक, करना दे मुझे। देख मैं ना तुझे एक बार करके दिखाती हूँ। रेनू वैसा ही करती है जैसा अंजलि बताती है और राजेश खन्ना के गाने आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो हो गया। अच्छा बहू, जैसा सब व्हाट्सएप पर स्टेटस डालते हैं ना, वैसा मुझे भी लगाना सिखाना, मैं भी रोज रोज लगाऊंगी। हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको सीखने का कितना इंटरेस्ट है। अंजलि रेनू को स्टेटस लगाना सिखाती है। रेनू अब रोज नए नए स्टेटस लगाने लगती है और एक दिन उसका नेट पैक खत्म हो जाता है और उसके व्हाट्सएप पर ना किसी का स्टेटस डाउनलोड हो पाता है, ना ही वो कोई स्टेटस डाल पाती है। अरे पता नहीं क्या हो जाता है मेरे फ़ोन को। वो अंजलि के पास जाती है। अरे बहू देखना फ़ोन में क्या हो गया, मुझे कोई दूसरा फ़ोन दे दे, रोज रोज इसमें कुछ ना होता ही रहता है। अंजलि फ़ोन चेक करके कहती है, मम्मी जी आपके फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, बस नेट पैक खत्म हो गया है। अच्छा तो रिचार्ज करवा दे। अब मम्मी जी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, शाम को ये आएंगे ना तब कर देंगे। अरे ये क्या बात हुई, अपने अकाउंट में पैसे रखने चाहिए ना। अब शाम तक विवेक का इंतजार करो। मैं हॉटस्पॉट ऑन कर देती हूँ। अब यह क्या होता है? मम्मी जी मेरे हॉटस्पॉट ऑन करने से आपका नेट चलने लगेगा। मैं आपके फ़ोन में वाईफाई ऑन कर देती हूँ, आप नेट जोड़ लीजिए।
अंजलि हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई से कनेक्ट कर देती है और रेनू का नेट चलने लगता है। उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। अब मैं चला पाऊंगी मेरा फोन। बस मम्मी जी, ज्यादा दूर होने से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अरे तुझे फोन की क्या जरूरत है, तू अपना फोन हाल में ही छोड़ दे। अंजलि अपना फोन हॉल में ही छोड़ देती है। रेनू एक छोटे बच्चे की तरह अंजलि के फोन के पास ही बैठी रहती है और अपना फोन चलाती रहती है। थोड़ी देर में अंजलि को एक कॉल आता है और वो फोन उठा लेती है। अंजलि की कॉल उठाते ही रेनू का नेट काम करना बंद कर देता है। रेनू अब अंजलि के आगे पीछे घूमने लगती है। अरे बहू, मेरा फोन नहीं चल रहा, तू रखना अपना फोन, बाद में बात कर लेना। मम्मी जी, ये जरूरी कॉल है, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना। रेनू मुंह बनाकर अंजलि को बार बार फोन रखने के इशारे करती रहती है। अब रेनू की हरकतों से अंजलि को चिड़चिड़ापन लगने लगता है। वो फोन रखकर कहती है, अब ये ना मम्मी जी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इस तरह से तो मैं अपना ही फोन कभी यूज नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही शाम को विवेक घर आता है, अंजलि उससे कहती है, पहले ना मम्मी जी के नंबर पर रिचार्ज कर दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मम्मी जी मेरा फोन यूज करने ही नहीं देती, परेशान हो गई हूं मैं। अरे क्या हुआ, अब क्यों परेशान हो? जब मैं मना कर रहा था तब तो तुम्हें सिखाना था अपनी सास को। अब और सिखाओ सास को फोन चलाना। अब तुम भी मुझे ताने मारो। अरे रिचार्ज करो ना जल्दी। विवेक रेनू के फोन में रिचार्ज कर देता है और अंजलि अपना फोन लेते हुए रेनू से कहती है, मम्मी जी आपके फोन में रिचार्ज हो गया है, अब आप आराम से अपना फोन चलाइए। अरे बहू, मेरे रिचार्ज का डेट ना याद कर लेना और खत्म होने से पहले रिचार्ज करवा देना। रेनू देर रात तक फोन चलाती रहती है। 12 बजे विवेक उठता है तो देखता है कि रेनू जगी है और फोन चला रही है। वो जाकर रेनू से कहता है, मम्मी सो जाओ, अब ज्यादा देर तक मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। चलो मुझे फोन दो, सो जाओ चलो। अच्छा, और खुद जब तुम लोग पूरा पूरा दिन फोन चलाते हो तब ठीक है। मेरे फोन चलाने से सबको दिक्कत हो रही है। मेरा फोन चलाना सबको खटक रहा है। ऐसा नहीं है मम्मी, तुम भूतों की मूवी देख रही हो, रात को डर जाओगी इसलिए मैंने कहा। अरे मैं कुछ नहीं डरूंगी, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम नहीं समझे। जाओ सो जाओ तुम। विवेक अंजलि से कहता है, तुम्हें मम्मी को ना फोन सिखाना ही नहीं चाहिए था, अब झेलो तुम। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही रेनू अंजलि से कहती है, बहू, जो तुम लोग ऑनलाइन सामान मंगवाते हो वह कैसे मंगवाते हो, मुझे भी सीखना है। अब मम्मी जी मैं भी काम कर रही हूँ, बाद में सिखा दूंगी, अभी तो बस सुबह हुई ही है। हाँ, मेरे काम में तो यही बोलेंगे ना सब, सुबह उठते ही अपना ऑर्डर देना होता है रोज, तब कुछ नहीं। ये सुनकर अंजलि को गुस्सा आता है, आज मैंने ही सिखाया सब और मुझे ही सुना रही है। फिर थोड़ी देर बाद जब सब चाय पी रहे होते हैं, रेनू अपना फोन अंजलि के आगे कर देती है। मुझे भी ऑनलाइन ऑर्डर करना सीखना है ताकि मैं किसी के ऊपर निर्भर ना रहूं। मुझे जब जो मन करेगा ऑर्डर कर लूंगी, तुम लोगों की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है मम्मी जी, सिखाती हूँ। अंजलि रेनू को ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखा देती है और रेनू पूरा दिन ऑर्डर करने की ट्राई करती रहती है और बार बार अंजलि को परेशान करती रहती है। अरे तूने ये कैसे किया था, मुझसे क्यों नहीं हो रहा? इतनी बार तो बता दिया मम्मी जी, मुझे बार बार काम करते वक्त बताने में डिस्टर्ब होता है। रेनू पूरा दिन अंजलि को परेशान करती है। तब अंजलि खुद से कहती है, विवेक ठीक ही कहता है, और सिखाओ सास को, मम्मी जी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। मम्मी जी देखिए, ये लास्ट बार मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। अंजलि रेनू को समझा देती है। फिर रात को जब सब खाना खा रहे होते हैं, रेनू अपने फोन में लगी रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ ऑर्डर करती रहती है। इतने में ही उसका फोन जमीन पर गिर जाता है और उसके फोन का टेम्पर चूर चूर हो जाता है। अपना फोन टूटा देखकर रेनू के आंसू बहने लगते हैं। मुझे सस्ता फोन लाके दिया है, एक बार गिरते ही इसका स्क्रीन चूर चूर हो गया। विवेक उठता है और फोन का टेम्पर हटाकर रेनू के हाथों में रख देता है। मम्मी फोन टूटा नहीं है, बस टेम्पर गया था।
आपकी बहू ने आपको सब कुछ सिखाया है, लेकिन ये सिखाना भूल गई। रेनू जोर जोर से हंसने लगती है। मेरी बहू ने मुझे सब कुछ सिखाया है। ऐसा तो कोई सिखा भी नहीं सकता। हाँ, अब नहीं कहोगे ना विवेक, सास को और सिखाओ। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं कहूंगा आपसे। इतने में ही रेनू बोल पड़ती है, ए बहू, मुझे वो रिस बनाना सिखा देना। विवेक और अंजलि अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं और विवेक कहता है, अब कुछ मत सिखाओ मम्मी को। बरखा और मयूरा दोनों भी देवरानी जेठानी होती हैं। बरखा की छोटी बेटी होती है तारा, जो 5 साल की है। वहीं मयूरा का एक बेटा होता है ओमकार, जो 4th कक्षा में पढ़ रहा होता है। रोज की तरह ओमकार स्कूल से लौटता है और आज तो उसने एक ट्रॉफी भी लाई होती है अपने साथ। दादी, दादू, ये देखिए, मैं दौड़ प्रतियोगिता में पहले आया और ये ट्रॉफी मिली मुझे। अरे वाह वाह वाह, जीते रहे ओमी, क्या बात है। तू तो अभी से ही हमारे खानदान का नाम रोशन कर रहा है। बहुत खूब ओमी बेटा, ऐसे ही अपने दादू दादी और मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहो। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। बधाई हो ओमी, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद व्यंजन बनाऊंगी खाने में। और मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा। बहुत अच्छा मेरा लड़का, मुझे बहुत गर्व है तुम पर। और तुम्हारा चाचा तुम्हें आज मॉल में खेल खेलने ले जाएगा। हाँ। ये थैंक यू। सभी ओमकार की तारीफें करते हैं और उसे प्यार करते हैं, पर ये सब बरखा को अच्छा नहीं लगता। वो अपने कमरे में आ जाती है और कहती है, जिसे देखो दिन रात बस उम्मी 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 करते रहते हैं इस घर में। कोई मेरी तारा को प्यार नहीं देता। अरे क्यों देगा भला? वो एक लड़की है और ओमकार एक लड़का। अगर ऐसा ही रहा ना तो ये बुढ़िया मेरी सास एक दिन सारी जायदाद उस ओमकार के नाम कर देगी और मेरी बेटी, उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे अभी तो मेरी बेटी 5 साल की है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। और मैं ससुराल में सबके मंसूबों को अच्छे से जानती हूँ। जेठानी जी के बेटे को मैं इस परिवार की जायदाद का मालिक बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। मैं यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगी, कुछ तो करना होगा। मम्मा, कार्टून लगाओ ना टीवी पे। हाँ बेटा। अब देखना जेठानी जी, इस देवरानी की बेटी ही बनेगी जायदाद की असली मालकिन। बरखा को लगता है कि सब मयूरा और कार्तिक के बेटे ओमकार की तारीफ करते हैं और उसे ही महत्व देते हैं। और इससे पहले कि सास मनोरमा और ससुर धनराज ओमकार के नाम सारी जायदाद कर दे, बरखा ओमकार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। वो मनोरमा के कमरे में जाकर उसके ड्रॉअर में से कुछ पैसे चुराकर ओमकार की बैग में डाल देती है। और जब मनोरमा ड्रॉअर में से पैसे को गायब देखती है, तब वो चिल्ला पड़ती है, हाय राम, मेरे पैसे कहाँ चले गए? इसी ड्रॉअर में तो रखे थे। वो हॉल में आकर सबको बुलाती है और बताती है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। अरे मनोरमा, पैसे चल के थोड़ी ना जाएंगे कहीं पे, कमरे में ही होंगे, ध्यान से देखो ना। हाँ माँ जी, आपने ठीक से चेक किया ना? अरे मैंने पूरे कमरे की जांच कर ली, लेकिन कहीं नहीं है। माँ जी, एक काम करते हैं, हम ना पूरे घर में ढूंढते हैं, क्या पता आप कहीं रख कर भूल गई हो या किसी कोने में गिर गए हो आपके पैसे। हाँ बरखा बहू, तू सही कह रही है, मुझे वो पैसे हर हाल में खोजने होंगे। कोई मामूली छोटी मोटी रकम नहीं थी, पूरे 2000 रुपए थे। बरखा और बाकी घर वाले पूरे घर में पैसे को ढूंढने लगते हैं और जानबूझकर बरखा ओमकार की बैग में से पैसे निकालकर सबको दिखाती है और बात का बतंगड़ बनाती है। हे भगवान, ये पैसे तो ओमी के बैग में से मिले। इसका मतलब ओमी ने पैसे चोरी किए थे। ओमी, तूने पैसे चुराए? ये उम्मीद नहीं थी तुझसे बेटा। हाँ ओमी, बहुत गलत किया तूने। लेकिन दादी, दादू, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानिए। चलो कमरे में आओ,
आज से तुम्हारा वीडियो गेम और बाहर जाना बंद। आजकल बहुत घूम रहे हो ना मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ। बरखा ये सब देखकर मन में फूट कर हंसती है और खुश होती है। एक बार बरखा मनोरमा के सूप में मिर्च मिला देती है और फिर ओमकार को रसोई में भेजती है ये कहकर कि सुनो ओमी बेटा, किचन में ना एक सूप रखा है कढ़ाई में, बस देख के आओ ना कढ़ाई ढकी है या खुली। ठीक है चाची। ओमकार जब रसोई में कढ़ाई ढकने जाता है तभी वहां मनोरमा आ जाती है। क्या कर रहा है तू यहाँ? पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है क्या तूने? जा जाकर पढ़ाई कर। मनोरमा सूप को चखती है और उसे इतना तीखा लगता है कि वो चीखते चिल्लाते हुए नाचने लगती है। हाय राम, बरखा वहां आकर तुरंत मनोरमा को पानी देती है और मनोरमा ओमकार को फिर से डांट लगाती है। अरे कल मुहे, मटर का दाना है लेकिन काम तो बड़े बड़े बैंगनों की तरह कर रहा है। इतनी सी उम्र में तो अपने घर वालों से बदला लेने लगा। जानबूझकर इस सूप में मिर्च मिलाई थी ना तूने? नहीं तो दादी, मैं तो सूप की कढ़ाई को ढक। चुप, एकदम चुप। आज से तू मेरा कुछ नहीं। बरखा, तारा को तैयार कर, आज मैं उसे अपनी सहेलियों के पास ले जाऊंगी। ओमकार खूब रोता है और बरखा उसे घर वालों की नजरों में बुरा बनते देख खूब खुश होती है। ऐसे ही एक दिन बरखा धनराज और मनोरमा के रूम में जाकर उनके कपड़ों को कैंची से काट देती है। धनराज का चश्मा भी तोड़ देती है और फिर ओमकार से कहती है, ओमी, तुझे सबको ऐसे दिखाना है कि ये सब तूने किया है, समझ गया? लेकिन चाची ये सब तो आप कर रही हो, मैं नहीं। मैं अभी सबको जाकर सारी सच्चाई बता दूंगा। बता दो, फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम फिर भी नहीं सकते। कान खोलकर सुन लो ओमकार, अगर तुम कोई भी बात किसी को भी बताओगे तो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगी। फिर तुम अपने परिवार से, मम्मी पापा से दूर हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए चाची, मैं आपका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा। बेचारा ओमकार ऐसे ही हर बार बरखा के रचे जाल में फंसता जाता और घर वालों की नजर में बुरा बनने लगता। हॉस्टल के डर से वो किसी को सच भी बताने से डरता। एक रोज, ये लो, ये तेल है, इससे फर्श पर जाकर गिराओ और फिर जब तुम्हारी दादी आएगी तो वो फिसल कर धड़ाम से गिर जाएगी और सारा इल्जाम आ जाएगा तुम पर। नहीं चाची, मैं ये नहीं करूंगा। मेरी दादी को कमर की समस्या है, उनकी जान भी जा सकती है। प्लीज ऐसा मत कीजिए चाची, मैं आपसे विनती करता हूँ। चुप, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे सच में हॉस्टल छोड़ दूंगी, वो भी आज के आज। उतने में वहां मनोरमा आ जाती है। बरखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते के साथ ये सब करने की? वो तो अच्छा हुआ जो मैंने सारी बातें सुन ली। ओमकार झट से मनोरमा के गले लग जाता है। सभी घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं और बरखा बहुत घबरा जाती है। क्या हुआ मनोरमा? ये कुलक्षणी हमारे ओमी को भड़का रही थी। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है इसका इल्जाम हम ओमी पे लगाते आए। दरअसल उस सब के पीछे ये है। ये सुनकर सभी हैरान और भौचक्का रह जाते हैं। हाँ हाँ, है मेरा हाथ, मैंने ही किया है ये सब। आप सब सिर्फ और सिर्फ इस ओमी के ही गुणगान गाते रहते हैं, इससे ही प्यार, लाड, दुलार और स्नेह देते हैं, और मेरी बेटी इसे कुछ भी नहीं। इसी बात से चिंता होने लगी मुझे कि ऐसा ही चलता रहा तो आप पूरी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी ओमी के नाम कर दोगी और मेरी बेटी वो खाली हाथ रह जाएगी। और इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने अपना लक्ष्य बना लिया कि अब मैं ओमी को आप सबकी नजरों में इतना बुरा बना दूंगी कि माँ जी और पापा जी उससे जायदाद तो दूर की बात, उससे बात भी ना करे। बरखा बहू, ये तुमने बहुत गलत किया। तारा और ओमी दोनों भी हमारी आंखों के दो तारे हैं, उन्हें हम बराबर का ही हिस्सा देंगे ना। तुम्हारी सोच और तुम्हारी नीयत ही बुरी निकली।
अरे मेरा ओमी तारा से बड़ा है, उम्र के फासले को तो देखो। और दिन भर ये ओमी तारा के इर्द गिर्द ही खेलता रहता है। मैं भी तो तारा को एक माँ की तरह प्यार करती हूँ। और तुमने मेरे ओमी के साथ इतना बुरा किया बरखा? तुमने बहुत बुरा किया है बरखा। बस, अब जब यह तमाशा हो ही गया है तो इसका अंजाम भी अब तय हो जाएगा। जो बात कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी, उसे इस नास पीटी ने सच मान लिया और एक मासूम से बच्चे के साथ इतना अत्याचार किया। अब मैं पूरी प्रॉपर्टी ओमी के नाम ही कर देती हूँ। बुलाओ वकील, निकालो पेपर। और फिर बरखा की इस बड़ी गलती के कारण मनोरमा सारी जायदाद ओमकार के नाम कर देती है और बरखा पछताती बैठती है। महेश और रीना की एक ही इकलौती बेटी थी कोमल। महेश एक नामी करोड़पति बिजनेसमैन था जिसका कोमल को बहुत घमंड था। महेश अपनी बेटी कोमल से बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। महेश की पत्नी रीना को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन रीना महेश से कहती है, अजी सुनते हो, आपने ना अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। आए दिन पार्टी में इतने पैसे उड़ाती है, देर रात घर आती है और तो और उससे कुछ कहो तो उल्टा जवाब देती है। अरे पत्नी जी, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो। अजी चिंता कैसे ना करूं, कोमल अब बड़ी हो गई है, शादी की उम्र है उसकी, पर उसे तो घूमने फिरने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के सिवा और कुछ आता ही नहीं। ऐसे कैसे चलेगा जी। तभी कोमल घर आती है और रीना कोमल से कहती है, कोमल कहाँ गई थी और ये कोई टाइम है घर आने का? ओफो मॉम, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। और हाँ प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे बेटा कोमल, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? प्लीज डैड, अब आप भी माँ की तरह मत शुरू हो जाना। कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो? ये कहकर कोमल अपने कमरे में सोने चली जाती है। रीना तुम सही कहती हो, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। कोमल आए दिन इतने पैसे उड़ाने लगी है और जरा उसकी बात करने का तरीका तो देखो। जी, एक बात और बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ कहो ना। आपके ऑफिस में जो मयंक नाम का लड़का काम करता है ना, जिसकी आप बहुत तारीफ किया करते हो, क्यों ना हम कोमल की शादी उसी से करा दे? मयंक ज्यादा पैसे वाला तो नहीं है, पर हाँ वो एक बहुत समझदार और बहुत ही ईमानदार लड़का है। वो कोमल को बहुत खुश रखेगा। मयंक के साथ रहने से क्या पता कोमल में भी थोड़ी अकल आ जाए। मैं कल ही जाकर मयंक से शादी की बात करता हूँ। महेश और रीना कोमल को समझाकर उसकी शादी मयंक से करा देते हैं। मयंक के माँ बाप नहीं होते, बस भैया भाभी होते हैं जिनको वो अपने माँ बाप की तरह समझता था। शादी करके मयंक कोमल को अपने घर ले आता है। कोमल देखो, इस दुनिया में मेरे माँ बाप तो अब रहे नहीं, इसलिए मेरे लिए जो भी है मेरे भैया भाभी हैं, खासकर मेरी भाभी। उन्होंने मुझे माँ की तरह प्यार दिया है, इसलिए तुम भी हमेशा उनकी इज्जत करना और एक अच्छी देवरानी बनकर रहना। मैं तो अच्छी ही हूँ, मुझ में क्या कमी है? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस बता रहा था। शादी के बाद कोमल की जेठानी कोमल से कहती है, अरे कोमल, तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए उन सभी के लिए अच्छा अच्छा खाना तैयार करना। खाना? और मैं? अरे मुझे कोई खाना वाना बनाना नहीं आता। और आपके घर के नौकरों को बोलो ना खाना बनाने के लिए। अरे कैसी बात कर रही हो कोमल, और अगर खाना बनाना नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी। देखो यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, घर का सारा काम हमें ही करना पड़ता है और अब से तुमको भी करना पड़ेगा। देखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, समझ गई आप? तभी वहां मयंक भी आ जाता है। अरे क्या हुआ कोमल, तुम लड़ क्यों रही हो? और तुम भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? आपको मैं लड़ती दिख रही हूँ, और भाभी जो मुझे बोल रही है वो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा मयंक, सच में। कोमल गुस्से में वहां से अपने कमरे में चली जाती है।
कोमल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ भाभी। अरे नहीं नहीं मयंक, कोमल को आए हुए 2 ही दिन हुए हैं, धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। मयंक कोमल के पास जाता है और उसे प्यार से समझाने लगता है। ओहो कोमल, तुम तो जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाती हो। भाभी तुम्हें जो कहेंगी तुम्हारे भले के लिए ही कहेंगी ना। अगले दिन सुबह के 10 बजे होते हैं। मयंक ऑफिस चला जाता है, पर कोमल तो अभी भी सो रही होती है। हे भगवान, सुबह के 10 बज गए हैं और ये लड़की अभी तक सो रही है। अरे कोमल, 10 बज गए हैं, उठ भी जाओ। उफ़ो, क्या है भाभी, अभी सिर्फ सुबह के 10 ही तो बजे हैं। मुझे अभी और सोना है। और हाँ, मेरे लिए ना एक बढ़िया सी कॉफी बना दो। कोमल, तुम्हारी अब शादी हो गई है, तुम्हें अब धीरे धीरे सब कुछ सीखना होगा। क्या भाभी, आपको पता है ना मैं एक करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी हूँ, और आप हो कि कभी मुझे घर का काम करने के लिए बोलती हो, कभी जल्दी उठने के लिए। देखिए, मुझे इन सब की आदत नहीं है। कुछ देर बाद कोमल नाश्ता करने के लिए जाती है और कहती है, आज फिर से चाय, पराठा और ब्रेड? मुझे नहीं करना ये नाश्ता। भाभी, मुझे पास्ता खाना है, प्लीज मेरे लिए बढ़िया सा पास्ता बना दो। हाँ, बना कर देती हूँ अभी। भाभी, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही हूँ, मैं आए तो उन्हें बता देना। और हाँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। शाम को मयंक ऑफिस से घर आता है। मयंक, कोमल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई है और कहा है कि मयंक को बता देना कि मैं रात को घर देर से आऊंगी। भाभी, कहीं मैंने कोमल से शादी करके गलती तो नहीं कर दी? उसका रहना सहना, उसके शौक खर्चे समझ में नहीं आता। कोमल को समझाऊं तो कैसे समझाऊं? मयंक, ये सब मत सोचो, उसे अभी वक्त लगेगा समझने में। अभी बहुत रात हो गई है, इसलिए फिलहाल तुम कोमल को लेने चले जाओ। कुछ दिन बाद कोमल का बर्थडे होता है। कोमल की जिद की वजह से सब लोग एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। कोमल किसी को बिना बताए अपने सारे दोस्तों को वहां बुला लेती है। सब लोग अचानक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जिनको देखकर मयंक भैया और भाभी हैरान हो जाते हैं। हैप्पी बर्थडे कोमल! हैप्पी बर्थडे कोमल! थैंक यू सो मच। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे दोस्त भी आ रहे हैं। तो क्या हो गया, हर बात बताऊं क्या अब? अरे मयंक, आज कोमल का बर्थडे है, तुम उसका मूड खराब मत करो। सब लोग मिलकर केक काटते हैं और फिर साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वेटर बिल लेकर आता है। बिल देखकर मयंक के होश ही उड़ जाते हैं। 45,000 का बिल, इतना ज्यादा बिल। अब भैया, आप प्लीज थोड़ी देर में आ जाना। क्या हुआ मयंक, तुमने वेटर को वापस क्यों भेज दिया? बिल पे कर दो ना, और हाँ, वेटर को अच्छे से टिप भी दे देना। आखिर आज मेरा बर्थडे जो है। तुम इतने महंगे रेस्टोरेंट में इतने सारे लोगों को बुलाओ, उससे पहले मुझे पूछना तो चाहिए था। 45,000 का बिल बना है, इतने पैसे मैं कहाँ से भरूंगा? क्या 45,000? ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? दोनों आपस में इस परेशानी से निकलने के बारे में सोचते रहते हैं। अब पता नहीं ये भाभी कहाँ चली गई, इतनी बड़ी मुसीबत में हमें अकेला छोड़कर। अब तुम फिर से भाभी के बारे में उल्टा बोलने लगी। अच्छा ठीक है, नहीं बोलती, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। कोमल वॉशरूम जाती है तो भाभी को रेस्टोरेंट के मालिक से बात करते हुए देखती है। वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। देखो सर, आप ये मेरी गोल्ड की चूड़ी रख लो, और प्लीज इसके बारे में मेरी फैमिली को मत बताना। आज मेरी देवरानी का बर्थडे है, तो मैं नहीं चाहती कि उसका बर्थडे खराब हो। उनके पास पैसे नहीं है, आप ये रख लो और वहां से वेटर को बुलवा लो, ताकि उनको बिल देने की कोई जरूरत ना रहे। कोमल को ये सब देखकर खुद पर शर्म आ जाती है। वो उसी वक्त भाभी के पास जाती है और उनके गले लगकर रोने लगती है। मैंने सब सुन लिया भाभी, मुझे माफ कर दो। आप सब इतने अच्छे हो कि दुनिया की सारी दौलत भी कम है।
तुम समझ गई ना, वही काफी है, मेरी वीआईपी देवरानी। अभी तक तो पति दूसरी औरत ले आए तो बीवी परेशान हो जाती थी, लेकिन क्या हो जब घर में ससुर जी दूसरी औरत ले आए और अच्छी खासी बहू की हो जाए दो दो सासू माँ। अरे बहू, चल जरा बाजार से सब्जी भाजी ले आते हैं, मुद्दत हो गई है, घर के बाहर कदम नहीं रखा मैंने। मैं कहती हूँ ना माँ जी, निकला करे, निकलने से ही अच्छा लगेगा आपको। क्यों नहीं निकलती आप? चलिए। पता तो है तुझे, खैर चल। फिर क्या, सास बहू निकल जाती हैं बाजार पर। तभी रास्ते में, अरे कमला बहन, सुना है आपके पति किसी दूसरी औरत को घर ले आए हैं। अरे रे रे, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। कैसे बाहर निकलकर मुंह दिखा लेती हो समाज को। सही कहता है लोग, घोर कलयुग चल रहा है। अरे कब क्या हो जाए उसका किसी को पता ही नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ ना सबसे ज्यादा बुरा कमला बहन के लिए लग रहा है। उनको अपनी सौतन के साथ एक ही छत बांटना पड़ रहा है। सच्ची बेचारी कमला बहन। वैसे सीमा बहू, मैंने सुना है तुम्हारी सौतेली सास तुम्हारी सास से ज्यादा सुंदर और ज्यादा जवान है। क्या ये बात सच है? बहू को लोगों की बात पर गुस्सा आ जाता है कि तभी सासू माँ जवाब देती है, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। सब मेरी गलती है। मैंने ही कोई गलत कर्म किए होंगे जिसके कारण ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसलिए ससुर जी की गलती का दोष अपने सर पर लेना बंद कर दीजिए। और आप लोग, जब आपको पता है कि ये बातें सासू माँ को हर्ट करती हैं, तो क्यों करती हैं आप लोग ये बात? इन लोगों का क्या कसूर है बहू? और कैसे ना दूं मैं खुद को दोष? देख नहीं रही हो लोग क्या बोल रहे हैं? उनके कहने का मतलब तो यही है ना कि मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी, तभी ये किसी दूसरी औरत को घर ले आए। माँ जी, आप भी किसकी बात सुन रही है? इन लोगों को बातें बनाने की आदत है, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए घर चलते हैं। अगले दिन दूसरी सास कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बार ये बूढ़ा मेरे नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दे, फिर मैं इन सभी लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगी। हर बाद में मैं और आप आराम से इस घर में रहेंगे। तभी तो मैंने घर अपने नाम करने के लिए बूढ़े पर प्रेशर बनाना भी शुरू कर दिया। बहू कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी। ओहो, तो दूसरी सास की ये प्लान है। वही मैं बोलूं, खुद मधुबाला जैसी। ये चूसे हुए आम जैसे बाबूजी पर कैसे दिल आ गया इनका। अब समझ में आया कि बुढ़िया की नजर पैसे पर है। लेकिन ये किससे बात कर रही है और ये प्रॉपर्टी के बारे में क्या बात कर रही है? इसका पता लगाना जरूरी है। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैंने उस बूढ़े को अपने प्यार में फंसाया। वो तो मेरे लिए अपने बीवी बच्चों यहाँ तक कि इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। इस घर और प्रॉपर्टी के लिए ही तो मैंने इतना सब कुछ किया है। इसको कैसे अपने हाथ से जाने दे सकती हूँ? तो ये ससुर जी से कोई प्यार व्यार नहीं करती, ये उनके पैसे के लिए यहाँ आई है। अब तो इसका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा, तब जाकर घर में फिर से शांति का माहौल होगा। अगले दिन से, अरे मेरे सोने की चेन कहाँ चली गई? कल यहीं तो रखी थी। हे भगवान, आज तक घर से एक चबन्नी नहीं गायब हुई और आज पूरी सोने की चेन। तभी बहू आ जाती है। क्या हो गया माँ जी, क्यों परेशान हो रही हैं? सास बहू को सारी बात बताती है। माँ जी, आपने ठीक से देखा ना? हाँ बहू, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। दूसरी सास और ससुर जी कहते हैं,
अरे क्या हुआ? इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? पापा, वो जो मैंने माँ को सोने की चेन दी थी ना, वो माँ को मिल नहीं रही। आपको पता है कहाँ है? अरे कहीं भूल गई होंगी। कोई बात नहीं, ढूंढेगी तो मिल जाएगा। एक चेन के लिए इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी गुड़िया को तो पैसे और चीजों की कदर ही कहाँ है। ए सुनो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। बवाल कैसे ना करे माँ जी। अरे माँ जी को वो चेन इन्होंने दी थी, और बात रही चीजें खोने की, तो आज से पहले इस घर में कभी कोई चीज नहीं खोई। हम लोगों को तो आप पर शक है। हाँ? क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने चुराया है? बोलना तो नहीं चाहती हूँ, पर अब बोलना पड़ रहा है, और बोल भी दिया है। तो तुम ही बता सकती हो, कल मैंने तुमको माँ जी के कमरे में जाते हुए देखा था। क्या ये माँ के कमरे में गई थी? लेकिन क्यों? अरे वो तो बस ऐसे ही मेरा कुछ खो गया था, वही ढूंढने गई थी। है? मतलब तुम्हारी मुझ पर नजर है? जासूसी कर रही हो तुम मेरी? ऐसा ही कुछ समझो। हम कैसे यकीन कर लें? या फिर ऐसा करते हैं ना, हम तुम्हारे कमरे की तलाशी लेते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना ये? तलाशी क्यों? मैंने कहा ना मैंने नहीं चुराया है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कमरे की तलाशी वलाशी की कोई जरूरत नहीं है। मैं चोर लगती हूँ क्या तुम सबको? अगर आपने नहीं चुराया तो हमें तलाशी क्यों नहीं करने दे रही? चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। बहू और पति तलाशी करते हैं और चेन मिल जाती है। मेरी चेन, अरे मेरी चेन मिल गई। चोरनी कहीं की, पहले मेरे पति को चुरा लिया। चलो वो ठीक था, तो अब चेन लाओ, मेरी चेन मुझे दो। तो आप एक तो चोरी करती हैं, ऊपर से इतना घमंड दिखाती हैं। आपको तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। मैंने इनकी रिकॉर्डिंग की है। ये कह रही थी कि पापा को मारकर उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगी और हम लोगों को घर से निकाल देगी, और पापा को ये स्लो पॉइजन भी दे रही थी। मैंने प्यार किया था तुमसे, और तुमने क्या किया? अरे मेरी बीवी मेरी लंबी उम्र के लिए आज भी व्रत रखती है, लेकिन तुम शादी करके भी मुझे मारना चाहती थी। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। और तुम। ससुर का गुस्सा फूट पड़ा था और गुस्से में वो बोले जा रहे थे, पर दूसरी सास, जो एक नंबर की नौटंकी बाज थी, उसने झूठे आंसू बहाते हुए बाजी को संभाल लिया। ये सब क्या हो गया जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ये सब लोग जलते हैं मुझसे। मेरा भरोसा कीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ससुर जी फिर से उसकी बातों में फंस जाते हैं। दूसरे दिन बहू सासू माँ से कहती है, ये तो अच्छा हुआ कि कल मैंने इसको माँ जी के कमरे में जाती हुई देख लिया था, और मैंने वो चेन जाकर इसके कमरे में रख दी। माफ करना माँ जी, लेकिन इस घर में सब कुछ पहले जैसे करने के लिए और इस घर को उस लुटेरे से बचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कुछ दिनों के बाद, माँ जी देखिए, मुझे इस औरत के सामान से क्या मिला। ये तो घर के पेपर्स है। ये इसके पास कहाँ से आए? वो थोड़ी दिन पहले मैंने इसको अपनी माँ से बात करते हुए सुना था कि ये पापा जी से घर के पेपर पर सिग्नेचर करवा के ये घर अपने नाम करवा लेगी। मुझे लगा पहले तो ये मजाक कर रही है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये मजाक नहीं, सच था। इसका मतलब ये इस घर में सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी के लिए आई थी? माँ जी मैंने तो उसी दिन बताया था, लेकिन सबके सामने झूठे आंसू दिखाकर ये सबके सामने सच्ची बन गई। और नहीं तो क्या, घर के प्रॉपर्टी के पेपर इसके पास कैसे? क्या ये सब सच है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पापा जी, आप अभी भी इस लालची औरत पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? आपको पेपर नहीं दिख रहे हैं क्या? हाँ पापा, इस लालची औरत को निकालिए घर से, इससे पहले कि ये हम सबको लूट ले। ससुर सभी घटनाओं को देखते और सुनते हुए दूसरी सास को घर से बाहर निकाल देता है और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।